हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ भैया सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आज वॉइस में थोड़ा सा मतलब अलग लग रहा होगा या तो बहुत ज़्यादा तेज़ वॉइस लग रही होगी, थोड़ा सा आप स्लो में इसको देखेंगे। वॉइस वॉइस थोड़ा सा स्लो कर लेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा न्यू माइक मतलब लिया हूँ भाई। उससे ये होता था ना, मैं पहले लिया था चार्जिंग वाला, तो भाई चार्ज करने पे वो होता था कि थोड़ा सा डिस्चार्ज हो जाता था, जिस वजह से जो है क्लासेस ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी और ज़्यादा मैं पढ़ा भी नहीं पाता था। तो मैंने ऐसा किया, वायरलेस हटाकर वायर वाली माइक ले ली। ठीक है, 2-3 घंटे 4 घंटे में डिस्चार्ज होता था, जिससे मुझे फील नहीं होता। 2-3 माइक खरीदना मतलब मैं चार्जिंग वाला ये बेकार समझता था, तो मैं सोचा चलो देखता हूँ माइक वाला ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें वायर वाला ही ले लिया मैंने इसीलिए। तो इसमें हमारा हम क्या देखेंगे आज भैया? बिहार पुलिस, एक सेकेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल मद निषेध, और क्या देखेंगे भैया? जेल वार्डर का। ठीक है, जेल वार्डर। कुछ लोग कह रहे थे भैया ये जेल वार्डर के लिए नहीं है क्या? तो भाई ये सबके लिए है, जेल वार्डर के लिए भी, मतलब बिहार पुलिस कांस्टेबल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें से आप किसी को भी देंगे भाई, एकदम बेहतरीन तरीके से जो है वह रहेगा ये क्लास। ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये 20 मिनट्स शो के नेम से आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। हम लोग 15 क्वेश्चंस करेंगे। कितने मिनट्स में भाई? 20 मिनट्स तो नेम है, लेकिन लग जाते हैं लगभग 35 से जो है 40 मिनट्स जो है हमारे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो है क्वेश्चन के जो है एक्सप्लेनेशन करता हूँ, और क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशंस ना करूँ अगर ऑप्शंस के तो हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एग्जाम में कर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। 1930 ईस्वी में पटना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1930 ईस्वी में जो है, सॉरी, 1930 में पटना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था भैया? तो अंबिका कांत सिंह ने। किसने किया था भैया? अंबिका कांत सिंह ने जो है 1930 में पटना नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। पटना का नमक जो है सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। कब हुआ था भैया? 16 अप्रैल 1930 को जो है यह शुरू हुआ था। कब हुआ था? इसका नेतृत्व किसने किया था? अंबिका कांत सिंह ने किया था। और इसके लिए जो है नखास जो है पिंड नामक स्थान चुना गया था। क्या चुना गया था भैया? नमक सत्याग्रह के लिए पटना में जो है नखास पिंड नामक जगह चुना गया था। ठीक है, एक सेकंड, जगह चुना मैंने लिख दिया भाई, चुना गया था। ठीक है, जगह जो है चुना गया था। किसके लिए भैया? पटना में जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसके लिए जो है नखास पिंड नामक जो है स्थान चुना गया था। ठीक है, यह जो है राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ये पहले जो है राष्ट्रपति थे, जिन्हें अजात शत्रु भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता था? अजात शत्रु भी इनको कहा जाता था। ठीक है, ये याद रखेंगे भैया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अजात शत्रु किसी और को भी कहा जाता है, मतलब एक लोगों का और नाम था इतिहास में, तो इतिहास के नाम से इनको रिलेटेड किया गया था। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, वो जो है 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह में क्या थे? ये जो है गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में जो है सहयोगी थे। ठीक है, सहयोगी थे ये। बाकी हसन जो है इमाम जो थे वह क्या थे भैया? ये 1918 में बॉम्बे विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1918 में क्या थे भैया? 1918 के बॉम्बे विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है भैया, ये क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1918 में, जो बॉम्बे में विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें। ठीक है, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, इसको थोड़ा सा जो है मैनेज करना भाई। ये देखो यहाँ पर वही चीज़ें दी गई हैं। इसका नेतृत्व अंबिका कांत ने किया था। इसे नखास पिंड नामक जो स्थान में जो है नमक कानून तोड़ों के लिए जो है चुना गया था। ये चीज़ मैंने आप सभी लोग को अभी बताई। बिहार के दक्षिणी भाग गंगा के दक्षिण में पाई जाने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो करेल केवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? करेल जो है केवाल जो है कहा जाता है। खादर क्या होता है? खादर किसको कहा जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को, एक सेकंड,
नई जलोढ़ मिट्टी को, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है भैया, तो वह जो है खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ठीक है। तराई मिट्टी को, तराई मिट्टी किसको कहा जाता है, नेपाल जो है सीमा के साथ उत्तरी बिहार में पाई जाती है। ये कहाँ पर पाई जाती है, नेपाल के साथ जो है, यहीं पर लिख लो, नेपाल के साथ, नेपाल के साथ उत्तरी बिहार में, नेपाल के साथ उत्तरी बिहार में पाई जाती है। ठीक है। नेपाल के साथ कहाँ पर पाई जाती है, उत्तरी बिहार में पाई जाती है। ये नेपाल के साथ कहाँ पर पाई जाती है भैया, उत्तरी बिहार में जो है पाई जाती है। बलथर मिट्टी क्या है, कैमूर और राजमहल की पहाड़ियों की जो है तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ये बलथर मिट्टी जो है ये कहाँ पर पाई जाती है भैया, तो यह जो है कैमूर, कैमूर और क्या भैया, राजमहल, राजमहल की पहाड़ियों, की पहाड़ियों, पहाड़ियों के तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में जो है पाई जाती है। तराई क्षेत्र में पाई जाती है। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है भाई, इसको थोड़ा सा मैनेज करना, लेकिन मैं आप लोगों को चीज़ें जो है बेहतरीन देने का जो है प्रयास करूँगा। दक्षिण बिहार, रोहतास, गया, पटना, मुंगेर में पाई जाने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करैल केवाल मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी जो है जल सोखने की क्षमता रखती है और धान तथा रबी फसलों के लिए क्या है भैया, यह उपयुक्त। तो करैल केवाल जो मिट्टी है वह किसके लिए, धान और जो है रबी की जो है फसल के लिए उपयुक्त है। यह मिट्टी क्या करती है, जल सोखने की क्षमता जो है रखती है। ठीक है। ये दक्षिणी बिहार कौन कौन से जिले में है, रोहतास, गया, पटना और मुंगेर में पाई जाने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। कौन, करैल केवाल। ठीक है भैया, करैल केवाल जो है यह यहीं पर पाई जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा तीसरा क्वेश्चन। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ की थी। 1815 है उसमें जो है राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना जो है कहाँ पर की थी भैया, कलकत्ता में की थी। कहाँ पर की थी भैया, कलकत्ता में की थी। ठीक है। इन्हीं को जो राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय, इनको क्या कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। और इनको जो है राजा की उपाधि किसने दी थी, ये आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। कल वाली क्लास में मैंने इसको आप सभी लोग को बताया था। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा का जो उन्मूलन में, और क्या किया था, सती प्रथा के उन्मूलन में क्या किया था, यानी कि अंत में जो है क्या किया था, 1829 में जो है 29 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर क्या किया था भैया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने क्या किया था भैया, सती प्रथा के उन्मूलन में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर क्या किया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने भैया, राजा राम मोहन राय जी ने। और राजा राम मोहन राय जी को जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आदमी सभा की स्थापना जो है 1815 ईस्वी में किसने की थी, राजा राम मोहन राय जी ने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ पर की थी, कलकत्ता में की थी। ठीक है। राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधारों के प्रचार के लिए 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा मित्रों का जो है समाज की स्थापना की थी। यह ब्रह्म समाज 1828 का जो है अग्रदूत था। यह क्या था, ब्रह्म समाज 1828 का क्या था भैया, अग्रदूत माना जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार देता है।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद है भैया जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 143 कौन सा भैया? अनुच्छेद 143 है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का जो है अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 143 है। ठीक है। अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति की जो है क्षमा दान की शक्ति है। अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति, क्षमा दान की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है वो किसमें भैया? तो वह जो है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 123 में क्या है? अनुच्छेद 123 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। क्या है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश। अनुच्छेद 123 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा जो है अध्यादेश जो है जारी करने की शक्ति, जारी करने की क्या है भैया? शक्ति जो है किसके पास है? वह राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 123 के अनुसार, अनुच्छेद 123 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की जो है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 143 में क्या दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय से जो है सलाह लेने का अधिकार देता है किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है। अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल तो मैंने बता दिया भैया। अब वित्तीय आपातकाल आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी कानून या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर जो है सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति उसे मांगने के लिए भी बाध्य नहीं है, मानने के लिए भी जो है बाध्य नहीं है। अगर सलाह कोई देता है सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति उसे मानेगा ही मानेगा, और ऐसा भी नहीं है कि जो है सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना ही देना है। ये बाध्यकारी नहीं है। ठीक है। तो इसको आप सभी लोग एकदम माइंड में बिठा कर रखेंगे कि बाध्यकारी जो है वह नहीं है, ना राष्ट्रपति ना सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। कौन से बादल लगातार वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं? गहरे भूरे, एक सेकंड भाई ये क्या हो गया? कौन से बादल जो है लगातार वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं? गहरे भूरे काले रंग के दिखते हैं। तो यह जो है कौन सा हो जाएगा भैया? ठीक है। गहरे भूरे जो है काले रंग के दिखते हैं तो वर्षा स्तरी। कौन सा हो जाएगा? वर्षा स्तरी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है। कौन से बादल लगातार वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं? गहरे भूरे काले रंग के दिखते हैं तो वर्षा स्तरीय। ठीक है। पश्चाप क्या होता है? सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल। ये क्या होता है? यहीं पर लिख लो, सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल होते हैं। क्या होते हैं भैया? सबसे ऊंचाई पर जो बादल पाए जाते हैं उसको पश्चाप कहा जाता है, जो साफ मौसम का संकेत देते हैं। क्या देते हैं? ये साफ मौसम का संकेत देते हैं। ये क्या देते हैं? साफ मौसम का संकेत, साफ मौसम का संकेत, मौसम का संकेत देते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं भैया? जो पच्छाव होते हैं ये साफ मौसम का संकेत देते हैं। ये सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल होते हैं। कौन? पच्छाव। ठीक है। और ये कपासी क्या होता है? ये जो है रुई के ढेर जैसा दिखने वाला बादल होता है। क्या होता है? रुई के ढेर जैसा, रुई के, एक सेकंड, ढेर ये नहीं रहेगा बूंदी भाई। ठीक है। रुई के ढेर जैसा दिखने वाला बादल, दिखने वाला बादल। ठीक है। रुई के ढेर के जैसा जो है दिखने वाला बादल क्या कहलाता है? कपासी कहलाता है। ठीक है भैया। चलिए आगे देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या हम लोग, जो क्वेश्चन में पीडीएफ में दिया हुआ। ठीक है। निम्बस का अर्थ है वर्षा। निम्बस का अर्थ क्या होता है? वर्षा होता है। वर्षा स्तरीय बादल इसी को कहा जाता है। ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? वर्षा होता है। बादल पृथ्वी के सबसे नज़दीक होते हैं। ये गहरे रंग के होते हैं, घने और जो है परतदार होते हैं, जो लगातार बारिश या बर्फबारी जो है लाते हैं और सूर्य को पूरी तरह से ये क्या कर लेते हैं भैया? ढक लेते हैं। क्या कर लेते हैं भैया? ढक लेते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हवाई जहाज का ऊपर उठना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हवाई जहाज का जो ऊपर उठना है वह भैया किस सिद्धांत कार्य करता है? यह जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के जो है नियम पर, बर्नौली के
नियम पर। किस पर भैया? बर्नौली के जो है नियम पर क्या करता है, यह कार्य करता है। कौन? हवाई जहाज का ऊपर उठना। हवाई जहाज का ऊपर उठना किस प्रकार करता है? बर्नौली के जो है सिद्धांत पर जो है यह कार्य करता है। ठीक है। पास्कल का नियम, पास्कल के नियम पर क्या क्या कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक, एक सेकेंड, हाइड्रोलिक लिफ्ट, लिफ्ट एंड क्या भैया? ब्रेक। हाइड्रोलिक लिफ्ट और ब्रेक जो है, हाइड्रोलिक ब्रेक, ब्रेक नहीं हाइड्रोलिक ब्रेक, ये समझ जाना। ये दोनों जो है किस प्रकार करता है? पास्कल के नियम पर करता है। ये जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत पर क्या करता है? तैरने का नियम है यह। जहाज एवं पनडुब्बियों का डिजाइन इसी पर आधारित है। ठीक है, तैरने का नियम है ये भैया, तैरने का नियम, नियम है। इसी पर क्या है? जहाज एवं पनडुब्बी है। जहाज एवं पनडुब्बी जो है इसी नियम पर है। ठीक है, जहाज एवं एंड जो है पनडुब्बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या हम लोग 60वें प्रश्न की। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार जब हवा की गति बढ़ती है, बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है? जब हवा की गति बढ़ती है तो उसका दाब कम हो जाता है। विमान के पंखों के ऊपर हवा तेज गति से बहती है, जिससे ऊपर कम दाब बनता है और नीचे अधिक, जो विमान को ऊपर उठाता है। क्या कहता है? बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार जब हवा की गति बढ़ती है, जब हवा की गति बढ़ जाती है तो उसका दाब कम हो जाता है। जब हवा की गति बढ़ गई, मान लो ये हवा है, ये हवा चल रही है, हवा की जो है गति बहुत तेज हो गई, बहुत तेज हो गई, तो इस पर जो दाब लग रहा है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? दाब जो है वह कम हो जाता है। ठीक है, दाब कम हो जाएगा, जिस कारण से क्या होगा? दाब कम हो जाता है। विमान के पंखों के ऊपर हवा तेजी से बहती है। जो विमान का ये मान लो पंख है, एक सेकंड, विमान है ये ना, विमान का पंख है ये, इसके ऊपर से हवा तेजी से बहती है, जिससे ऊपर कम दबाव बनता है। इसके ऊपर वाले हिस्से पर जो है क्या बनने लगेगा? कम दबाव बनने लगेगा, जो विमान को क्या करता है, और जो है नीचे अधिक। जब ये पंखुड़ी के ऊपर जो हवा तेजी से बनने लगेगी तो इसके ऊपर जो है दबाव कम पड़ेगा, लेकिन नीचे के हिस्से की तरफ से दबाव क्या बन जाएगा? अधिक बन जाएगा। नीचे से जब जो है दबाव अधिक बनेगा तो क्या होगा कि विमान जो है ऊपर उठने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चुनाव में मतदाताओं की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही, चुनाव में मतदाताओं की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही में जो है किस रसायन का जो है प्रयोग होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3, AgNO3 का जो है प्रयोग होता है चुनाव में मतदाताओं की उंगली पर लगाए जाने वाली स्याही यही होती है। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड क्या होता है? ये कृत्रिम वर्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड किसके लिए भैया? या जो है AgL होता है, AgI होता है, AgI क्या होता है? इसका फार्मूला होता है, यह जो है कृत्रिम वर्षा के लिए, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, एक सेकेंड, आर्टिफिशियल की स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ, आर्टिफिशियल किसके लिए? रैन के लिए। ठीक है, आर्टिफिशियल रैन के लिए। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड यहीं पर लिख लो, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, AgBr समझ जाना, सिल्वर ब्रोमाइड की बात कर रहा हूँ। यह किसके लिए किया जाता है? फोटोग्राफी के लिए, फोटोग्राफी। ये याद रखना भाई, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछे जाने की एकदम भरपूर संभावना है। ये किसके लिए? एजी जो है BR यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है किसके लिए किया जाता है? तो ये भैया जो है फोटोग्राफी के लिए जो है किया जाता है इस्तेमाल इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या जो इसमें दी गई होगी। सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पर देख रहे हो आर्टिकल क्या दे दिया भाई इसने, इमेज क्या ही बताऊँ मैं इसको, काफ़ी ज़्यादा ये लोग परेशान है। ये इमेज गलत है भाई, ये इमेज को जो है इरेज कर दे रहा हूँ मैं, ऐसे ही रेड कर दे रहा हूँ। ये इमेज जो है अपने आप में गलत है। आर्टिकल जो है इसमें क्या दे दिया हुआ है? 324 दे दिया गया हुआ है, जो कि जो है पूर्णतः यहाँ पर गलत है। ठीक है, आर्टिकल 324 इसके अकॉर्डिंग ये इमेज जो है यहाँ पर गलत है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट लूनर जो है कास्टिक का उपयोग जो है चुनावी स्याही के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये गलत नहीं होगा, एक सीन बता रहा हूँ क्यों गलत नहीं होगा, क्योंकि भाई इसमें जो है ना ये गलत इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि ये जो है चुनाव की बात कर रहा है ना, तो चुनाव के बारे में यहाँ पर दिया गया होगा अनुच्छेद 324 में, या चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324। ये देखो भाई AI भी क्या गजब करता है, अनुच्छेद 324 किससे? चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग से संबंधित है, लिख लो यहीं पर, चुनाव आयोग से अनुच्छेद जो है 324 जो है संबंधित है। ठीक है,
सिल्वर नाइट्रेट के बारे में हम देख रहे थे। तो सिल्वर नाइट्रेट लूनर कास्टिक का उपयोग चुनावी स्याही में किया जाता है। यह त्वचा के जो है प्रोटीन के साथ क्रिया करके गहरा काला निशान बनाता है जो आसानी से नहीं छूटता है। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। किस हार्मोन्स को जन्म हार्मोन्स और जो है दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहा जाता है? किस हार्मोन को जन्म हार्मोन और जो है दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को किसको कहा जाता है भैया? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या कहा जाता है? जन्म हार्मोन और जो है दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन और क्या एस्ट्रोजन, ये दोनों क्या है संयुक्त रूप से क्या है सेक्स हार्मोन है। किसके लिए? महिलाओं के लिए सेक्स हार्मोन है। ये क्या भैया? ये सेक्स हार्मोन है मादा में, सेक्स हार्मोन इन फीमेल, इन फीमेल। ठीक है, ये फीमेल में क्या है सेक्स हार्मोन होते हैं। कौन? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये क्या होते हैं? सेक्स हार्मोन होते हैं। ठीक है, इंसुलिन क्या होता है? यह आमाशय से स्रावित होता है। यह जो है आमाशय से स्रावित होता है। किससे होता है? सॉरी, आमाशय में कह रहा हूँ, एक सेकंड मिस्टेक हो जा रहा था। अग्नाशय से, अग्नाशय से स्रावित। ये कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन भी अग्नाशय से स्रावित होता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और इसकी कमी से क्या होता है? मधुमेह होता है। ये क्या करता है? ब्लड शुगर कंट्रोल, ब्लड शुगर कंट्रोल। ये क्या करता है भैया? ब्लड शुगर जो है कंट्रोल करता है। एक सेकंड, ब्लड शुगर जो है कंट्रोल करता है। और क्या करता है भैया? यह जो है डायबिटीज, इसकी कमी से क्या होता है? कमी से जो है क्या होता है? कमी, कमी से क्या होता है? डायबिटीज, डायबिटीज, डायबिटीज समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को कि डायबिटीज क्या होता है ना। डायबिटीज जो हम लोग कहते नहीं मधुमेह हो गया, वही होता है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? मधुमेह। इसी को क्या कहा जाता है? मधुमेह कहा जाता है। ठीक है, डायबिटीज जो है इसकी कमी से हो जाता है, इंसुलिन की कमी से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग ऑक्सीटोसिन के बारे में थोड़ा सा। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय के संकुचन में मदद करता है, जिससे शिशु का जन्म होता है, और यह स्तनपान के दौरान दूध के निष्कासन में भी मदद करता है। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है भैया? लव हार्मोन में कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या कहा जाता है? और लव हार्मोन भी कहा जाता है। और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन ये क्या होता है? मादा में जो है सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में पीली क्रांति का संबंध, भारत में पीली क्रांति का संबंध जो है वह किस क्षेत्र के उत्पादन से है? तो वह किसे? तिलहन से, तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है भैया? तिलहन से संबंधित है। मछली पालन से क्या संबंधित है भैया? तो नीली क्रांति। क्या भैया? नीली, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति से क्या संबंधित है भैया? तो मछली पालन संबंधित है। ठीक है, और जो है दुग्ध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति, यहीं पर लिख लो श्वेत क्रांति। ये तो समझ जाओगे श्वेत भाई, दुग्ध उत्पादन। ठीक है, रजत लिख लो, रजत अंडा और जो है मुर्गी, एक सेकंड, अंडा एवं जो है मुर्गी, मुर्गी, इसके लिए क्या हो जाएगा? रजत क्रांति। ठीक है, रजत क्रांति, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। मछली पालन के लिए नीली क्रांति, और जो है रजत क्रांति जो है अंडा एवं जो है मुर्गी उत्पादन के लिए जो है क्या है? मुर्गी पालन के लिए क्या है? रजत क्रांति है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पीली क्रांति का उद्देश्य खाद्य तेलों, सरसों तेल, सोयाबीन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इसके जनक सैम पित्रोदा माने जाते हैं। पीली क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? सैम पित्रोदा। पीली क्रांति का उद्देश्य क्या है? खाद्य तेलों जैसे सरसों तेल, सोयाबीन के उत्पादन में क्या है? आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है भैया? विष्णु शर्मा जी। कौन है भैया? विष्णु शर्मा जी क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र के लेखक हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जी हैं। ठीक है, कालिदास की कौन कौन सी हो जाएंगी? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत जो है, और कुमार संभव, ये मैंने कल बताया था, इसको इसलिए नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, बाणभट्ट के लिख लो यहाँ पर इनके बारे में। बाणभट्ट की क्या है? हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित और क्या भैया? हर्षचरित और क्या है? कादम्बरी, कादम्बरी।
ठीक है। ये क्या है, ये दोनों की दोनों क्या है, इनकी रचना है। ये हर्षवर्धन के क्या थे, दरबारी कवि थे। बाणभट्ट क्या थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, दरबारी क्या थे, कवि थे। ठीक है, राइटिंग अच्छी नहीं है भाई, कई बार कह चुका हूँ इसके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी इनकी व्याख्या थोड़ा सा इस प्रश्न की। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतत्व दुनिया भर में जो है सबसे ज़्यादा अनुवादित और जो है पढ़ी जाने वाली भारतीय पुस्तक है। यह नीति कथाओं का संग्रह जो जानवरों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देता है। क्या देता है भैया, जानवरों के माध्यम से क्या देता है, नैतिक शिक्षा देता है और कूटनीतिक शिक्षा भी देता है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भैया वार्षिक वित्तीय विवरण से जो है वह संबंधित है, तो अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है, वार्षिक वित्तीय विवरण से जो है संबंधित है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से, विधेयक की परिभाषा से। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से, अनुच्छेद 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण से, अनुच्छेद 266 किससे, भारत में संचित निधि से। अनुच्छेद 266 किससे संबंधित है, भारत में संचित निधि से, ठीक है। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, तो वित्त आयोग से। किससे संबंधित है भैया, वित्त आयोग से। अनुच्छेद जो है 280 किससे संबंधित है, वित्त आयोग से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, तो वह अनुच्छेद 112 है। ठीक है, अनुच्छेद 112 है। और जो अनुच्छेद 110 किसे, धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित। अनुच्छेद 226 किसे, भारत में जो है संचित निधि से। अनुच्छेद 280 किससे, वित्तीय आयोग से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या। संविधान में जो है बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, इसके स्थान पर अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे जो है राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाते हैं। जिसे राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति रखवाते हैं, किसके समक्ष, संसद के समक्ष रखवाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो वह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया, कर्नाटक में जो है स्थित है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, एक सेकंड, यहीं पर एक और है कर्नाटक में, लिख लो वो कौन सा हो जाएगा, जोग या गरसोप्पा। जोग या जो है गरसोप्पा जोग या गरसोप्पा जो है वह कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है, ये भी वहीं पर है, लेकिन यह जो है कुंचिल जलप्रपात से छोटा है। ठीक है, मध्य प्रदेश, यहीं पर लिख लो धुआंधार जलप्रपात। ये जो है इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए जो है, एग्जाम के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात, ये वैसे मैं बता चुका हूँ। ये कहाँ पर है, एमपी में है। एमपी में किस नदी पर है भैया, तो नर्मदा नदी पर। ठीक है, नदी पर। ठीक है, ये जलप्रपात कहाँ पर है, तो एमपी में है, नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ी सी व्याख्या इसकी देखते हैं। कर्नाटक शिमोगा जिला में स्थित है। ठीक है, कुंचिल जलप्रपात कर्नाटक के वाराही नदी पर स्थित है। कहाँ पर, कर्नाटक में वाराही नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर, जो इसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाती है। जो प्रपात भी कर्नाटक में स्थित है, लेकिन इसकी ऊंचाई क्या है, कम है। ठीक है भैया, थोरियम का मुख्य अयस्क क्या है, जो भारत यानी केरल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो मेनाजाइट है। क्या भैया, मेनाजाइट जो है वह क्या है, थोरियम का मुख्य अयस्क है, जो कि भारत के केरल में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और पिचब्लेट ये किसका है, पिचब्लेट किसका अयस्क है,
तो यह जो है यूरेनियम का मुख्य अयस्क है, यूरेनियम का पिच ब्लेड जो है यह मुख्य अयस्क है, ठीक है। हेमेटाइट ये लोहे का है, किसका है, लोहे का अयस्क है। और बॉक्साइट तो आप सभी लोगों को पता है एल्यूमिनियम का, किसका है भैया, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का क्या है, बॉक्साइट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसकी थोड़ी सी व्याख्या हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में प्रश्न, इनको एकदम रट लोगे आप लोग, ठीक है। मेनाजाइट रेत थोरियम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत विशेषकर केरल के मालाबार तट में दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार मौजूद है, जो भविष्य के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण जो है माना जाता है। पिचबिलेट किसका है, यूरेनियम का मुख्य अयस्क है। हेमेटाइट लोहे का, बॉक्साइट एल्युमिनियम का। पिचबिलेट यूरेनियम का, हेमेटाइट लोहे का, बॉक्साइट एल्युमिनियम का, ठीक है। मोनाजाइट जो है वो थोरियम का, ठीक है। मोनाजाइट किसका है, थोरियम का। बिहार का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र, भारत का पहला जो है हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, भारत का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र जो है वह भैया कौन सा था, सर्व हितैषी। कौन था भैया, सर्व हितैषी जो है ये बिहार का जो है पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, ठीक है। अगर यहीं पर पूछा जाए कि भारत का जो है बिहार का पहला साप्ताहिक अखबार कौन सा था, हिंदी वाला जो है पहला साप्ताहिक अखबार कौन सा था, तो बिहार बंद होगा, ठीक है। यहीं पर लिख लो, बिहार का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र, तो वह कौन सा हो जाएगा भैया, तो वह जो है बिहार बंद हो जाएगा, बिहार बंद हो जाएगा, बिहार बंद। ये कब आया था, प्रकाशित हुआ तो 1872 में। कब हुआ था भैया, 1872 में प्रकाशित हुआ था। और यहीं पर पूरे भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र, तो वह कौन सा हो जाएगा भैया, बंगाल गजट हो जाएगा, ठीक है। बंगाल गजट, ये कब आया था भैया, 1780 में। कब आया था भैया, 1780 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बिहार का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र जो है सर्वहितैषी हो जाएगा। और बिहार का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा, बिहार बंद हो जाएगा, जो कि 1872 में। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा, बंगाल गजट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंगाल गजट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहीं पर कन्फ्यूजन होगा, जो दिया हुआ है ऑप्शन में जो है क्या दिया गया होगा, एक और जो है बिहार बंद, तो लोग बिहार बंद को लगा देंगे या फिर जो है सर्वहितैषी को। तो भाई आपको लगाना सर्वहितैषी है जब पूछा जाएगा कि हिंदी दैनिक समाचार पत्र, और जब साप्ताहिक पूछा जाएगा तो बिहार बंधु जो है बटुर के होते हैं, और जो है सर्वहितैषी डेली होते हैं। ये इस प्रकार से याद करना तो याद हो जाएगा, ठीक है। सर्वहितैषी जो 1890 में पटना बिहार का पहला हिंदी दैनिक समाचार अखबार था, जबकि बिहार बंद जो 1872 में बिहार का पहला हिंदी साप्ताहिक क्या था, अखबार था। यह महत्वपूर्ण क्या है, यह जो है अंतर क्या है, महत्वपूर्ण है, इसको आप सभी लोग एकदम रट लेंगे, ठीक है भैया। चलिए आगे देखते हैं हम, प्रश्न नंबर हमारा 15, प्रश्न नंबर हमारा कौन था भैया, यह जो है 15 है। द्रवों के आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, हाइड्रोमीटर का। हाइड्रो जहाँ पर हो जाए वहीं पर समझ लेना द्रव की बात हो रही है, ठीक है। हाइड्रोमीटर का जो है प्रयोग किस में किया जाता है, आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किया जाता है, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए, ठीक है। हाइग्रोमीटर का यह जो है वायुमंडल की जो है आर्द्रता को मापता है, वायुमंडल की आर्द्रता को, वायुमंडल की आर्द्रता, यह जो है वायुमंडल की आर्द्रता का जो है मापता है, ठीक है। हाइग्रो और हाइड्रो में कंफ्यूजन नहीं होना, हाइड्रो मतलब जल, हाइग्रो मतलब वायु, हाइड्रो मतलब जल, हाइग्रो मतलब जो है वायु, हाइड्रो जल हाइग्रो वायु, हाइड्रो जल और जो है हाइग्रो जो है क्या हो जाएगा, वायु, ठीक है। और यहीं पर देखो लैक्टोमीटर दिया हुआ, लैक्टोमीटर किसके लिए जो होता है, दूध की जो है शुद्धता या घनत्व मापता है, दूध की
शुद्धता, शुद्धता या फिर क्या, घनत्व, घनत्व मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। बैरोमीटर ये जो है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, ठीक है, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो है बैरोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का, सॉरी हाइग्रोमीटर, मैं भी देखो कन्फ्यूजन में कह रहा हूँ। हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रवों के जो है घनत्व या अपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है और लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता मापता है। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आज की क्लास आप सभी लोगों की यहीं पर समाप्त होती है। आज जो हमने 21 सेट जो है पूरा कंप्लीट कर लिया हुआ है आज तक, और जो है आप सभी लोग इसी प्रकार से अभ्यास स्तर जो है करते रहें और एकदम बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम के लिए जो है डेडिकेटेड हो जाइए। जून में, मई जून में आप सभी लोग के एग्ज़ाम्स होने हैं, तो आप सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीके से लग जाइए। अभी से ही मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनसे बताएं कि डेली 10 बजे ये क्लास होती है और पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है इसकी पूरी की पूरी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी अड्डा 2.8 पर। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।